हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज फिर से आपके लिए एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं और कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है। डेली एक लेक्चर अपलोड होता है। क्लियर है? पहले तो आप बताओ सब लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। लॉकडाउन में अपने टाइम का क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे सही से और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। क्लियर है? दूसरी चीज़, ये जो सेशन हमारा किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सबको पता है, गेट एग्ज़ाम हुआ जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस हुआ, स्टेट पीसीएस पीएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट के, उनके लिए, पीएसयू के लिए और एसएससी जेई, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर क्या है, यूज़फुल है। क्लियर है? कोई भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस लेक्चर को देख सकता है। हम सारे कंसेप्ट को उसी के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट सारे कवर कर लिए थे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीम क्या होती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट बीम के बारे में सब कुछ हमने क्या कर लिया, पता कर लिया था। क्लियर है? आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पहला चैप्टर होगा, हमने वहाँ पे जब शेड्यूल लिखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे कैसे पढ़ना है, जो टॉपिक कवर होंगे, तो हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था कि बेसिक कंसेप्ट को समझना है जो यूजफुल आने वाले हैं, जो यूज होने वाले हैं आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हर एक टॉपिक में। तो अभी तक हमने वो सारे कवर कर लिए। क्लियर है? दूसरी चीज़, हमने दूसरा चैप्टर लिया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को समझेंगे आज, स्ट्रेस क्या होती है, किन किन लोड की वजह से क्या क्या स्ट्रेस जनरेट होती है और स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं। उन अजम्पशंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसिडर किए जाते हैं। उन अजम्पशंस को मैं क्या करूँगा, यहाँ नोट डाउन करूँगा कि ये अजम्पशन मान के हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। जितनी भी स्ट्रेस निकल रही है क्या आएगी, स्ट्रेन क्या होती है, डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे जब हम डिस्क्राइब कर रहे हो। क्लियर है ना? इधर देखो, तो ये किस किस के लिए यूजफुल है वो लिख लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ गेट एग्जाम की, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की बात करो, स्टेट क्या करो, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर, पीएसयूज की बात करो और क्या बात करो, एसएससी जी। ये सारे एग्जाम के लिए क्या है हमारा ये सेशन यूजफुल है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम शॉर्ट में सॉम बोलते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि क्या अजम्पशंस कंसीडर किए जाएंगे। तो अजम्पशंस यहाँ पे लिख देते हैं। अजम्पशंस will be consider in strength of material, कि सॉम में क्या क्या अजम्पशंस कंसीडर होंगे उनको पहले देखना है। क्लियर है? इधर देखना, इधर देखते रहना क्या क्या अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन है कि जो भी मटेरियल होगा, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, वो मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा। होमोजीनियस का मतलब है किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, जैसे ये कोई मार्कर है, इस मार्कर के किसी भी पॉइंट पे मैं जाता हूँ तो हर जगह इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और आइसोट्रॉपिक का मतलब है एक पॉइंट कंसीडर किया और इसे एक डायरेक्शन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एट अ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन, सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं देखता हूँ तो इस मार्कर की या फिर इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी हुई, प्लास्टिक प्रॉपर्टी हुई, कुछ भी हुई, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी किसी पॉइंट पे अगर हम इसको चेक करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला अजम्पशन कि मटेरियल इज assumed to be homogeneous and isotropic। क्लियर है ना? या फिर बोल सकते हैं मटेरियल विल बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये हम मान के चलेंगे कि पूरा जो भी मटेरियल हमने कंसीडर किया वो क्या है, होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। क्लियर है ना? इधर देखो, दूसरा पॉइंट, मटेरियल
विल ओबे हुक्स लॉ। ये भी हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि मटेरियल क्या करेगा, हुक्स लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। मीन्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सारी स्टडी करेंगे। हुक्स लॉ का मतलब होता है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो होगी, इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू induced strain in same direction of load applied up to हुक्स लॉ वैसे तो प्लास्टिक रीजन की बात करता है, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि सारी स्टडी इलास्टिक रीजन तक की बात करनी है। खाली हुक्स लॉ की बात करता है तो वो प्लास्टिक लिमिट तक वैलिड है, सारे अजम्पशन प्लास्टिक लिमिट को लेके करने हैं। प्लास्टिक नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोला, सारे अजम्पशन प्रोपोर्शनल लिमिट तक बात कर रहा है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये प्रोपोर्शनल लिमिट जो है, प्रोपोर्शनल लिमिट कितना क्लियर है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। और हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, उसी के पास होता है। इसीलिए हम इलास्टिक लिमिट में इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इलास्टिक लिमिट। क्लियर है। जितने भी अगर हमको डेरिवेशंस करने हैं, जितने भी हमको स्टडी करनी है, मटेरियल को हुक्स लॉ को क्या करना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। अगर हुक्स लॉ के बाद का रीजन चला गया, वहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लग जाता है और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, प्लास्टिसिटी आ जाती है। इधर देखें तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट ये है कि वेट, सेल्फ वेट ऑफ द मटीरियल, सेल्फ वेट of the material is assumed to be neglected, is assumed to be क्या होगा, neglected। कि कोई भी अगर हम मेंबर ले रहे हैं, कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, उसके सेल्फ वेट को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। कल भी हमने डिस्कस किया होगा, बीम का हमने सेल्फ वेट नहीं लिया था लोड के दौरान। क्लियर है ना। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि मटेरियल और मेंबर, ईच member is will considered prismatic, will consider prismatic। ये प्रिज्मेटिक क्या होता है, इधर देखना। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ। क्या इतना क्लियर है। इसका मतलब अगर मेंबर को वो बोलता नहीं है कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका घट रहा है एक पॉइंट से, या बढ़ रहा है, या फिर घट रहा है, या फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको उसको क्या कंसीडर करना है, प्रिज्मेटिक कंसीडर करना है। कि मान के चलो ये मेंबर लिया, मैंने बोल दिया कोई मेंबर है और इसकी डायमेंशन बता दी, इसका मतलब ये हुआ हर जगह इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैंने बोला कि ये कोई मेरे पास बार है जिसका डायमीटर क्या है 10 mm, तो इसका मतलब जिसकी लेंथ जितनी भी होगी हर जगह 10 mm का ही होगा, कहीं भी ना बढ़ा होगा नहीं घटा होगा। और बढ़ेगा घटेगा तो वो पहले ही ऑलरेडी हमको डिफाइन करेगा, वो बोलेगा स्टेप्ड बार है या स्टेप शाफ्ट है, कुछ भी है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एज्यूम करना है ये क्या है, प्रिज्मेटिक है। मीन्स से थ्रू आउट द लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो यहाँ दिख रहा है वो भी यहीं पे दिखाई देगा पूरी लेंथ के अलोंग। क्लियर है ना। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, लोड अप्लाइड ऑन अ मेंबर will be considered as a स्टैटिक लोड। क्या होगा, स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब ये हुआ कि लोड जो लग रहा है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहे होंगे। टाइम के साथ अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्टैटिक लोड हमने बोला था वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम के साथ उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रहे होंगे। मीन्स नो फ्लक्चुएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना। टाइम के साथ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, ऐसे लोड को बोलते हैं स्टैटिक लोड। तो ये हमको
क्या करना है, एजम्पशन माना है कि जितने भी लोड लग रहे हैं वो क्या स्टैटिक हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं है, अगर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो ऐसे लोड को बोलते हैं हम फटीग लोड। और फटीग लोड की डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से की जाती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि फटीग लोड क्या होता है, उसको किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और किस बेसिस पे उसकी डिज़ाइन की जाती है। उसकी जो डिज़ाइन की जाती है उसका जो मैक्सिमम पैरामीटर होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जो बियर कर सकता है ड्यूरिंग फटीग लोड के दौरान, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। सबने सुना भी होगा कई बार। और स्टैटिक लोड के लिए जब डिज़ाइन करते हैं तो दो तरह की डिज़ाइन की जाती है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्टैटिक लोड के दौरान होती है, एक तो होती है यील्ड स्ट्रेंथ, एक होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा टेंसल मटेरियल के लिए यूज होती है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करता है। क्लियर है ना। हमने क्या बोला कि स्टैटिक लोड में बात करेंगे तो दो तरीके के हम डिजाइन को फोकस करेंगे कि एक तो यील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा डिजाइन क्राइटेरिया होता है फॉर द टेंसाइल मटेरियल। क्लियर है ना, टेंसाइल मटेरियल। और अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है ना। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करता है कि इतने से ज़्यादा ये मैक्सिमम स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता, और अगर इतने से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर फेलियर हो जाएगा। फेलियर होने के चांसेस क्या है, मोर हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है सबको। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे हमने यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट डिस्कस किया, इलास्टिक लिमिट डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, इसके लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब ये होता है, स्ट्रेस हमको पता होनी चाहिए, स्ट्रेन भी पता होनी चाहिए। जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पता है तब तक हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस नहीं कर सकते। पहले स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ड्रॉ करके देखेंगे क्या होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो माइल्ड स्टील जो मोस्टली यूज होता है, और ब्रिटल मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कास्ट आयरन। डक्टाइल में कौन सा होता है, माइल्ड स्टील, उसका हम डायग्राम बना के देखेंगे। और ब्रिटल मटेरियल में होता है क्या, कास्ट आयरन, उसका भी डायग्राम क्या करेंगे, बना के देखेंगे। क्या इतना क्लियर सबको। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने अजम्पशन माने हैं पढ़ने से पहले कि ये अजम्पशन क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं डिफाइन कर रहा है तो ये अजम्पशन प्री डिफाइंड है, इनको कंसीडर करना है। अगर इनमें से अगर वो बोल देता है कि कोई भी मैंने मेंबर लिया है, कोई भी बार लिया है, उसका डायमीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो प्रिज्मेटिक नहीं है, उसने डिफाइन कर रखा है। लेकिन अगर डिफाइन नहीं किया तो हम उसे प्रिज्मेटिक कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो किसी भी रीजन की बात नहीं करता है तो हम कैलकुलेशन करते दौरान अपनी इलास्टिक रीजन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि मटीरियल अपना ऑक्सलो को क्या कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा। और अगर वो बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंज नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा क्या होगा, होमोजीनस आइसोट्रोपिक होगा। और सेल्फ वेट हमें कंसीडर नहीं करना है जब तक क्या है, बोले ना। क्लियर है ना। और लास्ट क्या है, स्टैटिक लोड कंसीडर करना है कि जो हमारा लोड लगा है वो क्या है, स्टैटिक लोड है, वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्चुएट होगा तो वो डिफाइन करेगा ये फटीग लोड है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कभी इधर जा रही है, मिनिमम कहीं और जा रही है। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, अब मैं बात करूंगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम स्ट्रेस को समझेंगे और स्ट्रेस का प्रेशर के साथ डिफरेंस भी समझेंगे, क्योंकि दोनों वर्ड्स क्या है, एक जैसे नजर आते हैं बट दोनों क्या है, डिफरेंट है। इधर देखना, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब यहाँ से हमारा चैप्टर वाइज स्टार्ट होता है। इसको एक्चुअल में चैप्टर 1 बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बाकी हमने बेसिक पढ़ा था अपना, हमने क्या किया था, बेसिक पढ़ लिया था। वो बेसिक सबको समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें हमने बेसिक सीख ली हैं, उनके बेसिस पे ही अब क्या है, इसको स्टार्ट करना है। इधर देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्या, चैप्टर 1 की, यहाँ पे क्या, चैप्टर 1 सॉम का, ये क्या, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीमे धीमे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेस अगर हमने लिखा है तो स्ट्रेस तो कितने भी टाइप की हो सकती है। हो सकता है वो नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है शियर स्ट्रेस हो सकता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस हो सकता है बेंडिंग स्ट्रेस हो। तो वो सारी स्ट्रेसेज हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेन भी, स्ट्रेन हो सकता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो या फिर शियर स्ट्रेन हो। ये सारी स्ट्रेन को हम क्या है, एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। इधर देख रहा, स्ट्रेस एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं और इसका बेसिक समझते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। स्ट्रेस की बात करता हूं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, under the action of different loading condition
लोडिंग कंडीशन। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले स्ट्रेस अगर मुझे पढ़नी है तो अगर मैं लोड लगाऊंगा तभी स्ट्रेस आएगी, ये तो 100% श्योर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक लोडिंग कंडीशन नहीं पता होगी अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग कंडीशन ही क्या स्ट्रेस आ रही है। इसका मतलब ये हुआ जैसा जैसा लोड लगेगा, अब लोड सब जानते हैं, सबको हमने लोड बता दिए, ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड, वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, नॉर्मल लोड, पैरेलल लोड, सारे लोड सबको पता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, एसएफडी, बीएमडी, सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली है, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट क्या क्या होता है, क्लियर है ना। इधर देखना कि अगर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में कि ये मटेरियल इंटरनली कितना रजिस्ट कर पा रहा है, इंटरनली कितना रजिस्ट कर पा रहा है और कितने एरिया पे कर पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। मीन्स कि अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, मान के चलो इधर लोड लगा रहा हूँ, तो इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे इफेक्ट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और अगर ये लोड लग रहा है तो ये तो एक्सटर्नल लोड है, अगर मैंने बहुत कम लोड लगाया, लो देखते रहो, अगर मैंने बहुत कम लोड लगाया है तो क्या ये ब्रेक डाउन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मीन्स जितना लोड लगाया वो इसने बियर कर लिया, तो स्ट्रेस भी इसी लोड के बराबर ही जनरेट होगी मैग्नीट्यूड में। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो उतनी बियर करेगा, और बढ़ा दूं और बियर करेगा, लो टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि अगर उससे ज़्यादा लोड लगा दिया तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। मीन्स मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ये लोड बियर नहीं कर सकता, इसीलिए स्ट्रेस को यूजफुल किया जाता है, स्ट्रेस को ही बेस माना जाता है स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए। क्या समझ आ रहा है सबको कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिफाइन करना चाहता हूं तो इसका मतलब पहले मुझे स्ट्रेस पता होनी चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी बियर कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब इधर देखना, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। इधर देखो कि मैंने बोला कि सर मैंने एक कोई मेंबर मान लिया, लो ये कोई मेंबर है, मैथमेटिकल भी समझाएंगे इसको, और अभी हम क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझते हैं कि मैंने एक लोड लगा दिया, यहाँ कोई लोड लगा दिया, लो पी लोड, ये एक्सटर्नल लोड है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा लोड है? अंदाज ही बता देगा। अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर जो भी लगता है नॉर्मल लोड है, और ये नॉर्मल लोड अगर इस मेंबर पे लगेगा तो क्या स्ट्रेस आएगी? कोई बताएगा क्या? कोई मुझे बता सकता है इस मेंबर में स्ट्रेस आएगी क्या? बोला सर बिल्कुल आएगी, नॉर्मल लोड है, नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। इधर देखो, नाक का नाक खोल के देखो, इधर स्ट्रेस तब आ सकती है जब यहाँ पे या तो मैं इसे फिक्स करूं या इधर से भी सेम लोड लगाऊं, तभी स्ट्रेस आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस तभी शो करेगा। अदरवाइज यहाँ तो नेट रिजल्टेंट फोर्स दिखाई देगा ना पी, इसको ये मूव करने ले जाएगा। क्या ये डिफॉर्मेबल बॉडी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी सर, ये तो डिस्प्लेस बॉडी की तरह काम करेगा ना। अभी हमने सब डिस्कस किया है, जिसने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, ताकि ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। समझ आ रही ना? अच्छे से समझ आए, सारे कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसका मतलब सर इसमें स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन या फिर इलोंगेशन या फिर डिफॉर्मेशन ये तभी आ सकते हैं जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों साइड में लग रहा हो, या फिर मैं इसे फिक्स कर दूँ, रोकूँ तो सही से, रोकूंगा तभी तो डिफॉर्मेशन आएगा, तभी तो ये रजिस्ट करेगा। अदरवाइज अभी मैं इस पर लोड लगा दूँ, लो ये कोई मार्कर है, ये रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज, मैंने लोड लगाया, कोई अंदर डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेस है, कुछ नहीं आया, ये आराम से मूव करता रहा, कोई भी इस पर चेंज नहीं आ रहा। जिंदगी भर इसे घुमाते रहो, क्या टूट जाएगा? जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। ये टूटेगा तभी जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या लग रहे होंगे, रजिस्ट कर रहे होंगे, तभी इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्या इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ रहा है तो मजा लेते रहो। इधर देखो कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं सर पीछे भी एक फोर्स लगा दूं इक्वल, तभी मैं बोल सकता हूं इसमें स्ट्रेस आएगी। बिल्कुल सही, सही बोला। अब ये नॉर्मल लोड है, सब जानते हैं ये लोड कौन सा है, नॉर्मल लोड है। कौन सी कैटेगरी का है? नॉर्मल लोड। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो भी क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस ही होगी, लो नो डाउट। इधर देखो नॉर्मल स्ट्रेस, बिल्कुल सही। इधर देखो अब होगी क्या, वो चेक कर रहा है कि सर अगर ये लोड लग रहा है तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ये बन रहा है। अगर मैं इसको चीर के देखता हूं बीच में से, लो चीर लो, लो चीर लो, चीर लो, लो चीरा, बीच में से मैंने जैसे चीरा, अगर इसने चीरने के बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ किया, ये हमारा मेंबर था, चीरने के बाद ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करता हूं इस वाले सेक्शन को यहाँ, और इधर वाले को करता हूं यहाँ ड्रॉ। क्या इतना क्लियर सबको? चीरने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लग रहा है क्या? पी लोड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं काट के देख रहा हूँ, तो अगर इस पर पी लोड लगा है तो इस पर भी कहीं ना कहीं पी लोड लगा होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये टूटा नहीं है तो, टूटा नहीं है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अंदर लोड आया कहाँ से?
अंदर जब मैं इसको चीर रहा हूँ तो अंदर ये लोड आया कहाँ से और किसकी वजह से आ रहा है, इसको कॉज कौन कर रहा है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सर, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब तक इनको कोई छेड़ेगा नहीं, जब तक इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तक उनके बीच में फोर्स जनरेट नहीं होगा। और वो फोर्स किसकी वजह से आता है, उनके बीच में बॉन्डिंग रहती है। और बॉन्डिंग क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्स। क्या समझ आ रहा है? रानी सर क्या बोल दे रहे हो फारसी में? इधर देखो, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट फिर भी हमको चीज़ें समझना है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग बना के रखे हैं उसका सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसन फोर्स होता है। वो कोहेसन फोर्स डिस्टर्ब होगा अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा तो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड करके रखे होंगे, तो रजिस्ट कर रहे होंगे, भाई साहब तू जा मत मुझे छोड़ के। क्या मतलब है, भाई साहब तू जा मत मुझे छोड़ के, क्योंकि अगर मुझे छोड़ के चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। टूट जाते हैं ना लोग, कोई किसी को छोड़ के चला जाता है। तो इधर देखो, यही कंसेप्ट है कि अगर इस मैंने एक्सटर्नल लोड लगाया और एक्सटर्नल लोड लगाया तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे, मीन्स जिनके बीच में आराम से बॉन्डिंग थी वो डिस्टर्ब हुई, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो क्या होता है, रजिस्ट होता है। और रजिस्ट का मतलब होता है स्ट्रेस। देखो रजिस्टेंस जहाँ आ गया, जहाँ रुकावट आ गई वही स्ट्रेस है। मीन्स वो कितना रजिस्ट करेंगे साहब, जितना लोड लग रहा है कि सर इस मेंबर पर जितना लोड लगा है उतना ही तो रजिस्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, उससे ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, हमने एक लिमिट में क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। मीन्स उसकी रेजिस्टेंस क्षमता थी 2 न्यूटन, हमने लगा दिया 4 न्यूटन, तो अब तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या है, सिर्फ रोना ही एक ऑप्शन बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो हम अलग अलग हो गए। तो इसीलिए कि जितना लोड एक्सटर्नल लग रहा है उतना ही क्या इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा होगा। इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे अभी पी क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा, बट ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस को IRF बोल देता हूँ, IRF इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, जब तक ये मटेरियल टूटता नहीं है। क्या समझ आ रही है ना? मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या P के बराबर है, बिल्कुल है। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, बिल्कुल है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर मैं बोलता हूँ ये A के बराबर है तो क्या स्ट्रेस डिफाइन कर दूंगा यहाँ से मैथमेटिकली स्ट्रेस हम डिफाइन कर देंगे। मैथमेटिकली स्ट्रेस होगी वो क्या होगी सर, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बता दो IRF और डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A। और IRF यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल लोड के बराबर ही है क्योंकि फेलियर नहीं हुआ, P/A। और हम तुरंत बोल देते हैं ये जो हमारी स्ट्रेस होगी नॉर्मल स्ट्रेस है, इसीलिए सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया P/A। क्लियर है? ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये तभी आएगी जब नॉर्मल लोड लगा होगा। नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू P/A। और ये P क्या है, एक्सटर्नल लोड। जितना लोड लगेगा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गई। क्या कोई मुझे इसकी यूनिट बताएगा? लो यूनिट बता दो, यूनिट। और ये यूनिट क्या है, SI यूनिट। लो लिख लो, SI यूनिट। और SI यूनिट की जैसे ही मैं बात करूंगा तो SI यूनिट क्या होगी कि सर लोड की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, और पास्कल। क्लियर है ना? और हमें पता चल गया इसकी यूनिट क्या आ गई, पास्कल आ गई। लेकिन जैसे ही हमने पास्कल सुना तो एक हमारे दिमाग में ख्याल आया था, सर हमने ये तो कहीं और पढ़ा था। जैसे हमने सुना था पास्कल लॉ। क्या, पास्कल लॉ? समझ आ रहा है? इधर देखो, हमने सुना था सर पास्कल लॉ, लेकिन सर ये तो FM का पार्ट है, FM का पार्ट है। और वहाँ पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सर एक प्रेशर होता है, प्रेशर को भी हम पास्कल बोलते हैं यूनिट। प्रेशर की भी ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। सर अगर उसकी भी ऐसा यूनिट पास्कल है, इसकी भी ऐसा यूनिट पास्कल है, तो क्या ये दोनों चीज़ सेम है? एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अगर दोनों चीज़ सेम है सर, तो दोनों का सेम नाम क्यों नहीं रखा, अलग अलग नाम क्यों रखा? मज़ा आ रहा है? इधर देखो, अभी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि दोनों चीज़ सेम है या अलग अलग हैं, दोनों का सेम नाम क्यों नहीं रखा, और नहीं रखा है तो इसकी वजह क्या है। क्लियर है? इधर देखो, क्या यहाँ तक क्लियर सबको? अब मैं बात करता हूँ सर, प्रेशर को हमने डिफाइन किया था कि प्रेशर को बोलते हैं, प्रेशर इज द, क्या है प्रेशर? सर हमको तो पता ही नहीं, बता दो, लोग बता दें कि सर प्रेशर ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द मेंबर नॉर्मल टू द सरफेस। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें कि प्रेशर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट नॉर्मल एरिया
इज नोन एज क्या होता है, प्रेशर होता है। मीन्स अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें नजर आ रही हैं कि जो स्ट्रेस है हमारी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंडिकेट कर रही है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा एक्सटर्नली लग रहा होगा, इंटरनली नहीं लगेगा। मीन्स और प्रेशर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है दबाव। दबाव का मतलब हमेशा इसका नेचर जो होगा कंप्रेसिव होगा, कि मैं अगर इसको ऐसे दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस मेंबर को ऐसे दबा रहा हूँ, लो दबा दिया, इस मेंबर को ऐसे दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, 100% आएगा। और जो प्रेशर आ रहा है, लोड यहाँ से लग रहा है, क्या इसको कंप्रेस नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर, कंप्रेस कर रहा है। तो जो ऊपर से जो लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड, इस एरिया पे कितना लग रहा है, पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या है, प्रेशर। दोनों के फॉर्मूला और क्या है, सेम है, यूनिट भी सेम है, बट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट है। इधर देखना, अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो। इधर देखो, इधर देखते रहना। डिफरेंस बिटवीन हम लिखेंगे किसका, स्ट्रेस और प्रेशर का। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस और प्रेशर, इधर देखते रहो, मजा आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, यहाँ लिख लेना। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में क्या है, डिफरेंस हमें देखना है। एक साइड स्ट्रेस लिख लूँ, एक साइड क्या लिख लूँ, प्रेशर। क्लियर है। डेफिनेशन सबको पता है, पहला पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, IRF लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। बस इतना लिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यहां पे अगर मैं बात करूंगा स्टार मार्क करके कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टिंग फोर्स, एक्सटर्नल रजिस्टिंग नहीं होता, या एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्या इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जब भी कोई लगेगा, जैसे यहाँ बात की हमने, अब इधर देखो कि यहाँ पे नॉर्मल लोड लगना चाहिए हमेशा। नॉर्मल नहीं लगा तो प्रेशर क्या नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। नॉर्मल लोड लग रहा होगा, और वो भी क्या होगा, ऑलवेज इन कंप्रेसिव नेचर का होगा हमेशा। यहाँ जरूरी नहीं कंप्रेसिव भी हो, यहाँ कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ क्या, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया है, तो किसी भी पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, चेंज कर सकता है, सेम हो सकता है। कोई बताएगा मुझको, कोई बताएगा, कोई बताए किस क्या होगा इसका। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। क्या ऑल द डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं होगा। इधर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज डिफरेंट, अभी पढ़ेंगे, इज डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, और कहाँ से आता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, से ये पता चलता है। क्लियर है ना। इधर देखना, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है कि क्या ये हमेशा नॉर्मल होगा, स्ट्रेस नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ऐसा तो नहीं है। हमने अभी देखा, अगर लोड पैरेलल टू द सरफेस है तो शियर स्ट्रेस, नॉर्मल टू द सरफेस है तो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसका मतलब स्ट्रेस में भी नॉर्मल और पैरेलल टू द सरफेस, स्ट्रेस में भी नॉर्मल एंड पैरेलल टू द सरफेस, यहाँ पे देखना तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रेशर होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा। देखो हमने नॉर्मल की बात की, प्रेशर विल बी ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, क्या इतना क्लियर है। इधर देखो,
चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और क्या हो सकता है, कोई बताएगा? फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, कोई बताएगा मुझको? प्रेशर क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? तो प्रेशर होती है हमारी स्केलर, क्यों? क्योंकि ऑल द डायरेक्शन में ये क्या है, सेम है। जब सारी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम तुरंत बोल देते हैं प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑलरेडी डिफाइन है कि हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, कभी भी पैरेलल वगैरह नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो इसी को इसीलिए बोलते हैं क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस को बोलते हैं स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। पता नहीं क्या नाम आ गया, सेकंड ऑर्डर टेंसर। इसका मतलब ये हुआ, कोई बताएगा सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है? टेंसर का मतलब होता है यहाँ कि इसकी मोर देन 2 डायरेक्शन होती हैं। टेंसर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेस है इसकी मोर देन क्या है, 2 मतलब मोर देन 1 डायरेक्शन बोल दो इसे। इसका मतलब कि स्ट्रेस हमारा नॉर्मल भी होता है, पैरेलल भी होता है। कभी हमने ऐसा सुना है कि ये जो प्रेशर होगा ये नॉर्मल होगा या फिर क्या होगा, पैरेलल भी होगा? ऐसा तो नहीं सुना। बट टेंसर का मतलब है, टेंसर मीन्स स्ट्रेस will have more than or equal to 2 direction at a point। किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होगा, इसकी 2 डायरेक्शन होंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर टेंसर। और डायरेक्शन क्या है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस भी होती है एक, उसी पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, शियर स्ट्रेस भी हो सकती है। अभी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जब मैं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस प्रूव करूंगा। तो एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, एक ही पॉइंट पे हमको दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस दिख जाएंगी। वहां पे एक ही पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस दिखेंगी, नॉर्मल भी और शियर भी, चाहे लोड नॉर्मल लगा हो चाहे शियर लोड लगा हो। क्या इतना क्लियर है? इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। प्रेशर क्या होगा, मेजर्ड बाई प्रेशर गेजेस। क्लियर है ना? और यहां पे स्ट्रेस कैसे मेजर होगी, स्ट्रेस कभी मेजर नहीं होती, हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। क्लियर है ना? तो स्ट्रेस मेजर नहीं होती, हम स्ट्रेन की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेजर नहीं। तो हम यहां पे बोल देंगे स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय स्ट्रेन गेज बट स्ट्रेस विल नॉट बी मेजर्ड। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, इसका मतलब हमने ये पॉइंट देख लिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। ये बात कर रहा है किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट होता है इन ऑल द डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पे ये नॉर्मल एंड पैरेलल भी हो सकता है सरफेस के, ये ओनली क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है, मीन्स स्ट्रेस जो होगी किसी भी पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन हमारा प्रेशर क्या होगा, एक ही हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, मीन्स एक ही मैग्नीट्यूड होगा, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये क्या है, प्रेशर गेज से मेजर होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रेन गेज से मेजर होती है स्ट्रेन, बट स्ट्रेस हमारी मेजर नहीं होती। यहाँ तक सबको क्लियर है? इतने पॉइंट। अब एक और पॉइंट है डिफरेंस के लिए, ये कौन सा पॉइंट है, इधर देख लो, इसको मिटाओ कि पॉइंट क्या है, इधर देखना। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की, क्या बात करता हूँ, स्ट्रेस की, इधर देखते रहो। कि अगर स्ट्रेस क्या प्रेशर की वजह से जनरेट हो सकती है, कोई मुझे बताएगा, स्ट्रेस प्रेशर की वजह से जनरेट हो सकती है?
इधर देखो, बिल्कुल हो सकती है कि सर अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लो इस पे प्रेशर लगाया, ये है, मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, कंप्रेशन फोर्स, इसका मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। तो हम तुरंत बोल देंगे कि स्ट्रेस कैन बी जनरेटेड बाय द प्रेशर। प्रेशर से स्ट्रेस जनरेट हो सकती है। बस क्या प्रेशर से स्ट्रेस तो जनरेट हो गई, क्या स्ट्रेस से प्रेशर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, उससे प्रेशर हमारा जनरेट नहीं होगा। बट हम यहाँ पे लिख देंगे बट प्रेशर कांट बी जनरेटेड बाय द स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है सबको? तो आज हमने देख लिया क्या कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा, क्या क्या अजम्पशन कंसीडर करने, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस को अच्छे से समझ लिया, उसकी हमने क्या समझ ली, यूनिट समझ ली। यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मेगा पास, हमारी यूनिट होती है पास्कल यूनिट होती है। जैसे ही हमें पता चला पास्कल यूनिट है तो हमें तुरंत लिंक हो गया कि सर पास्कल तो किसी और चीज़ का नाम सुना था, प्रेशर का नाम सुना था, और प्रेशर की भी यूनिट पास्कल होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों चीज़ें सेम है तो इनके नाम अलग अलग क्यों रखें? तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने फिर इनका क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया कि डिफरेंस क्या क्या होता है। और अगर कल को कोई भी पूछने लग जाए इंटरव्यू वगैरह में कि स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस हमारा सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है, प्रेशर हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कि ये सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा, ये पैरेलल और नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में सेम होगा, इसका जरूरी नहीं है। क्या इतना क्लियर है सबको? और ये मेजर करेंगे किससे? प्रेशर गेज से। इसको मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेन को मेजर करेंगे, स्ट्रेन की हेल्प से हम स्ट्रेस निकालेंगे ऑक्सीलर लगा के। क्या इतना क्लियर है सबको? तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये बेसिक हमने सीखा, कल हम पढ़ेंगे ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद स्ट्रेस जैसे हमें पता चल गया तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल समझेंगे। अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेंथ क्या होती है और ब्रिटल मटेरियल के क्या होती है अगर स्टैटिक लोड लगाए तो। अगर लोड डायनामिक लगाए मीन्स फटीग लोड लगाए तो उसके लिए स्ट्रेस क्या होगी, और उसी के लिए क्या होगी हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो वीडियो अगर हमारा क्या है पसंद आया है तो इसको क्या करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमको टाइम से मिल जाए। क्लियर है इतना? ठीक है, थैंक यू।